तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब तो आप लोग जानते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हमारा कि अपने सराउंडिंग्स के अनुसार, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। लिखा हुआ है, देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव. Some of these movements are in fact the result of growth as in plants. हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कुछ लोग कोई भी चीज़ मूव कर रहा होता है तो हम लोग समझते हैं क्या कि वो जिंदा है, वह अलाइव है और वह इनफैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। वह चीज़ जो भी जिंदा है वह ग्रो कर रहा है मूवमेंट के तरीके से। एज इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है और ग्रोथ के साथ वो अपना मूवमेंट शो करता है। ठीक है, कैसे जानते हैं। A seed germinates and grows, and we can see that the seedling moves over the course of a few days. जब सीड ग्रो होता है, जब मिट्टी के अंदर रहता है तो उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मिट्टी मिलती है, पानी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है और ग्रो होता है। सीड से एक न्यू प्लांट निकलता है तो उसे कहते हैं सीडलिंग। सीडलिंग क्या करता है, मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ इट, मतलब कि वह ज़मीन से बाहर निकलता है। दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन, सॉरी, इट पुशेस सोइल असाइड एंड कम्स आउट। वो क्या करता है, मिट्टी को साइड कर देता है, मतलब वो अपना जगह बना लेता है, मतलब हटो हटो हमको निकलने दो, ऐसा कुछ सीन रहता है यहाँ पर। इट पुशेस सोइल असाइड एंड कम्स आउट, वह मिट्टी ज़मीन से बाहर निकलता है। कौन, सीडलिंग्स यानी न्यू प्लांट्स। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन। अगर ऐसा हो कि उसका ग्रोथ रुक जाए, ठीक है, वो उस प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाए, उस सीड्स का ग्रोथ, तो क्या होगा, वह मूवमेंट शो नहीं करेगा, वह ज़मीन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वुड नॉट बी हैपन। अब पढ़ते हैं आगे। सम मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। अब आपसे कह रहा है कि हर ऑर्गेनिजम्स में, हर एनिमल्स में जो मूवमेंट शो करता है वो ऐसा फिक्स नहीं होता है कि वह ग्रो ही कर रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैट रनिंग, चिल्ड्रंस प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलोज चewing cud. These are not movements caused by growth. तो अगर बिल्ली दौड़ रही है तो इसका मतलब थोड़ी दौड़ने की वजह से उसका ग्रोथ हो रहा है। चिल्ड्रंस प्लेइंग, कोई भी बच्चा है, बच्चे खेल रहे हैं तो जरूर थोड़ी है कि वो खेल रहा है तो उसका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, नहीं। मतलब सिर्फ एक प्लांट ही ऐसा है जिसको मूवमेंट से चलता पता हमें कि प्लांट जो है कि ग्रोथ कर रहा है। और उसके अलावा जैसे कैट रनिंग, चिल्ड्रंस प्लेइंग, बफेलोज चेविंग कर जो चबाती है तो उनसे उनका ग्रोथ नहीं शो होता है। तो ये यहाँ कहना चाह रहा है एनसीईआरटी में, दिस आर नॉट मूवमेंट्स काउज्ड बाय द ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट काउज नहीं करता है। वाई डू वी हैव एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विथ लाइफ। आपसे पूछ रहा है कि तो अक्सर हमें ये क्यों देखने को मिलता है कि मूवमेंट हो रहा है बट ग्रोथ नहीं हो रहा। A possible answer is that we think of movement as a response to a change in environment of the organisms. आपसे कह रहा है कि इसका आंसर यह हो सकता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है किसी के चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके आसपास इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो मूवमेंट शो करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए स्कूल का सीन है, एक बच्चा होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है, तो सर ने उसको मारा। तो बच्चा अगर क्या करेगा, बच्चा वो अ, बच्चा मूवमेंट शो करेगा, मारने के बाद शो करेगा ना, रोएगा, हल्का सा हाथ झाड़ेगा, ठीक है। तो वह रिस्पॉन्स कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के, अपने इन्वायरमेंट के। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सेंस सीन अ माउस। हो सकता है बिल्ली अगर दौड़ रही है तो क्या पता वो चूहे को देख के दौड़ रही है, ठीक है। नॉट ओनली डैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू यूज चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। तो सिर्फ बिल्ली ही नहीं, मूवमेंट का हम लोग एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है
वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए अपने एडवांटेज मतलब अपने फ़ायदे के लिए भी मूवमेंट शो करता है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो होते हैं धूप में, ठीक है। चिल्ड्रंस ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। बच्चे झूला मतलब झूलते हैं तो अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए उसको मज़ा आता है, तब ना उसका एक अपना मोटिव होता है, अपना फ़ायदे के लिए वो मूवमेंट करते हैं। बफेलो च्यू कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। बफेलोज यानी भैंस वगैरह जो चबाती है कर्ड को, तो वो उसका एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ब्रेकअप थ्रू फूड, उसकी वजह से क्या होता है, उसका फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है अगर वो च्यूकट की वजह से। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप कहीं बैठे हुए हैं अंधेरे में, अचानक से आपका फ्रेंड फ्लैश ऑन करके आपकी आंख में डाल लेता है फ्लैश लाइट को, तो क्या करते हैं आप लोग, जल्दी से आंख बंद कर लेते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। और किचन में कुछ चढ़ा हुआ खाना गर्म हो चुका है, उसको गलती से टच करते हैं तो आप रिस्पॉन्स शो करते हैं ना, तुरंत हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट विथ मूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, हाथ को तुरंत हटा लेंगे वहाँ से। अगर गर्म लग रहा है हम लोग यहाँ पर, तो क्या करेंगे, मूव करेंगे, हाथ को मूव करेंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे, अरे ये गर्म लग गया, हटाओ यहाँ से हाथ, होता है ना। तो हम लोग इस वजह से भी मूवमेंट शो करते हैं, ना कि सिर्फ ग्रोथ के लिए। क्या कर आगे पढ़ेंगे, इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। अगर हम लोग ध्यान से देखें अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट में, तो मूवमेंट हम लोग क्यों करते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स के लिए अपने इन्वायरमेंट में। अपने इन्वायरमेंट में कुछ सडनली चेंज होता है, जैसे ठंड के मौसम में अचानक से खिड़की खुल जाए तो बोलोगे अरे ठंड, खिड़की बंद करो, ठंड लग रहा है बहुत, तो वो हमारा मूवमेंट थोड़ा रिस्पॉन्स होता है ठंडी के प्रति, ठंड के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति। Each kind of change environment evokes and appropriate movement in response। हमारे environment में, हमारे सराउंडिंग्स में कुछ भी चेंज होता है ना, तो हमारा बॉडी जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, वो मूवमेंट शो करता है उसके रिस्पॉन्स में, उसके चेंज के रिस्पॉन्स में। अगर कोई जोक मार रहा है तो बच्चा हंसेगा ही हंसेगा, और कोई डांट रहा है किसी बच्चे को तो, या फिर मार रहा है तो वो रोएगा ही रोएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में। वी वॉन्ट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास, वी विस्पर रेदर देन शॉटिंग लाउडली। ठीक है, हाँ, जब हम लोग अपने दोस्तों से क्लास के अंदर बात करना चाहते हैं, वी विस्पर रेदर देन शॉटिंग लाउडली। हम लोग क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं, बात करते हैं क्लास में। मान लो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, हमको बात करना, क्या करेंगे, धीरे बात करेंगे ना, नहीं थोड़ी ज़ोर से बात करेंगे। ज़ोर से बात करेंगे, टीचर लोग आपको मारेगा, बहुत मारपीट करेगा, स्टैंड अप करवाएगा, पनिश करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग विस्पर करते हैं, मतलब फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे बात करते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज़ ट्रिगरिंग इट। यहाँ पर साफ हो रहा है कि द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट। हाँ, अगर आपके आसपास कुछ घटना हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग मूवमेंट शो करते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response। तो जो मूवमेंट शो करते हैं हम लोग, या इसका एक कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुराई बन रहा है, हम लोग बुरा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे शोक मनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग रोते हैं या फिर शांत रहते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार ही हम लोग मूवमेंट करते हैं रिस्पॉन्स के रूप में, ना कि उसके अपोजिट। अब जैसे शोक मनाने गए, कोई किसी का डेथ हो गया है तो हम जाके वहाँ हंस रहे हैं, तो ये तो पागलपन बोलेगा, क्या बोलेगा, पागल है। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है अलग शब्दों में कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यूज़ जो कर रहा है, वो उसके माइंड में सेट है, प्लस में उनके माइंड उसको प्रोवाइड करता है कि रिस्पॉन्स करना क्या है।
In keeping with the general principles of body organisms, in multicellular organisms, specialized tissue were used to provide this control and coordination activities. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके बॉडी के अंदर ना एक जनरल प्रिंसिपल पहले से फिक्स रहता है कि फलना टाइम पे फलना चीज़ रिएक्शन करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है, ढलना है, उसमें तालमेल मिलाना है, जो भी करना है तो सब किसी सब अच्छा टाइम पे अच्छा रिएक्ट करना है, बुरा टाइम पे बुरा रिस्पॉन्स करना है, गुस्सा टाइम पे गुस्सा करना है, मतलब जो भी करना है तो कंडीशन को देखते हुए खुद को कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन शो करना है, तालमेल मिलाना है। नर्वस सिस्टम, जानवरों का नर्वस सिस्टम। आपसे कह रहा टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी गर्म वस्तु है, गर्म चीज़ है, उसको हम लोग टच करते हैं, ठीक है, मतलब इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ उसको अगर छू रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो हम लोग के लिए हानिकारक हुआ ना, बहुत ही डेंजरस हुआ। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको वो परखना चाहिए, जानना चाहिए कि वह गर्म है, डिटेक्ट करना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड, उसके प्रकार हम लोग को रिस्पॉन्स भी करना चाहिए, तुरंत हम लोग को हाथ हटा लेना चाहिए। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट? हम लोग कैसे जान सकते हैं? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cell. Tips, nerve cell. अच्छा, ये है हमारा नर्व सेल। तो कुछ भी चीज़ गर्म छू रहे, ठंडा छू रहे हैं, तो ये सब पता चलता है कैसे हम लोग के माइंड को? उसके पीछे के रीज़न हम लोग का क्या है? ये नर्व सेल। ये डाकिया है, पोस्टमैन, एक मैसेंजर है, ठीक है। ये क्या करता है, हम लोग के जो सराउंडिंग्स में है, जो भी चेंजेस हो रहा है उसके प्रति जो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या है? डाकिया है। तुरंत हम लोग के माइंड तक पहुँचा देगा कि फलना चीज़ गर्म है, ये गर्म है, उसको मत छुओ, हटाओ हाथ को। तो वही कह रहा है। तो स्पेशलाइज टिप्स, ये क्या करता है, टिप्स देता है, बोलते हैं ना हम लोग कि फलना जगह स्टिप मिला है, ये है, फलना जगह स्टिप मिला है, वो है, तो वो टिप देता है किसको? माइंड को। हमारे माइंड को मैसेज भेजेगा। कौन भेजेगा? नर्व सेल, कि ये गर्म है, इस पर से हाथ हटाओ, हटाओ। These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on. अपने सेंस ऑर्गन में, कान के अंदर, नाक में, टंग में, बहुत सारा जगह पे जो है कि हम लोग का नर्व सेल काम करता है, उसके लिए काम करता है, उसके लिए मैसेज पहुंचाने काम करता है। So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. तो दो दो यहाँ पर दिया गया एग्जांपल्स रिसेप्टर्स का। एक है तुम्हारा गस्टेटरी रिसेप्टर्स का, वो पता लगाता है किसका? टेस्ट के बारे में। और ऑल्फैक्टरी का, ऑल्फैक्टरी पता लगता है हमारे स्मेल के बारे में, कि वो गंदा है, घटिया है या फिर बहुत सुगंधित है। तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिप्टिक टिप ऑफ अ नर्व सेल set off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. हाँ, ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा मसल फाइबर, ये हमारा कैपिलरी है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन, ये हमारा न्यूरोमस्कुलर है। तो क्या कर रहा है? dendrite to cell body and कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, जो कि केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है, सॉरी, जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है, तो वो इम्पल्स जो क्या करता है, ट्रेवल करता है कहाँ से कहाँ तक? डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी तक। और सेल के पास आने के बाद ना वो एक्सोन के साथ, ही हमारा एक्सोन है, एक्सोन के साथ उसके एंड तक आता है। कहाँ? किसके एंड तक? एक्सोन के एंड तक। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। एक्सोन के एंड में क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो क्या करता है? रिलीज करता है सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। कौन? एक्सोन्स के एंड में, ठीक है।
तो दिस केमिकल क्रॉस द गैप और साइनापेज एंड स्टार्ट द सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो वैसे केमिकल क्या करता है, गैप्स, सिनापेस एंड को क्रॉस करता है और एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टार्ट करता है। कहाँ पर? डेंड्राइट में। किसके डेंड्राइट में? जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट करता है। कौन? वो केमिकल जो कि एक्सॉन के एंड में बना था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल्स इन द बॉडी। यह एक जनरल स्कीम था कि कैसे नर्वस इम्पल्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं अपने बॉडी में, कैसे संदेश पहुंचाते हैं। Similar synapse finally allows delivery of such impulses from neuron to other cells such as muscle cells or gland। तो उसी के जैसा एक सिमिलर सिनापेस जो होता है वह लास्ट में क्या करता है, अलाउ करता है किसको? वैसे इम्पल्स के डिलीवरी को। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। न्यूरॉन से लेके अदर सेल तक के ट्रांसफ़र को कौन अलाउ करता है? सिनापेस। सिनापेस अलाउ करता है इम्पल्स को न्यूरॉन से लेके किसी और अदर सेल्स तक। कौन कौन सेल तक? मसल सेल्स या फिर किसी भी ग्लैंड में। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another part। तो यह सरप्राइजिंग नहीं है, शॉकिंग टाइप न्यूज़ नहीं है कि नर्वस टिश्यू जो है कि इसका एक खुद का एक नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का या फिर बोले तो न्यूरॉन्स का, जो कि काम करता है किसके लिए? इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करता है अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, एक पार्ट से दूसरे बहुत सारे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आपका डायग्राम दिया गया न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का जो इसका टिप है और ये इसका टेल है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का आपसे क्वेश्चन आ सकता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा? तो आप बोलेगी नर्व सेल इज द नर्व सेल। नर्व सेल क्या हमारा लॉन्गेस्ट सेल है अपने ह्यूमन बॉडी में। अब आपसे पूछेगा कि लॉन्गेस्ट तो चल गया, लेकिन बिगेस्ट सेल कौन सा है हमारा? तो ओवम सेल नाम सुने होंगे। ओवम सेल जो हमारा बिगेस्ट है। ठीक है, और ये हमारा लार्जेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट। इसके बाद फिर हमारा आता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होता है हम लोग की ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, भूलना नहीं सब बात। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज इज ब्लॉक्ड। आपसे कह रहा है अगर आप अपने नाक को बंद करते हैं, ठीक है, कभी कोई बंद कर रहता है, तो क्या चीनी में और फूड के टेस्ट में कोई अंतर चलेगा पता? आपको ट्राई कीजिएगा तो आप बोलिएगा नहीं, कुछ सुगंध के बिना आपका स्वाद आएगा ही नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, दवाई जब खाते हैं तो बहुत, तो नाक को बंद करके अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो करवा, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही आप नाक खोलिए तुरंत टेस्ट आएगा, आगे माँ बहुत करवा दवाई। तो नाक को बंद कर दिया जाए तो चीनी में और किसी भी फूड सब्सटेंस में फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक था, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पेज। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।